सभी व्यूअर्स का वेलकम। जैसे कि पढ़ते हैं हम जवाद अहमद 1-2 के ऊपर एडिटोरियल। तो आज का जो हमारा एडिटोरियल है पाकिस्तान ऑब्जर्वर का न्यूज़पेपर का इम्प्रूव गैस सप्लाई, यानी गैस सप्लाई को में बेहतरी लाना। ठीक है, अब ये देखिए सेंटेंस शुरू हुआ है इम्प्रूव से। इम्प्रूव एक वर्ब है और ये गैस सप्लाई जो है, गैस जो है ये नाउन है। ठीक है, उसकी जो सप्लाई होती है, तो जो हेडलाइंस होती है न्यूज़पेपर की वो इस तरह से होती है और इसको हम समझेंगे, यानी गैस की सप्लाई में बेहतरी आनी चाहिए। तो अब ये क्या है, जिस तरह से देखिए ये इम्प्रूव जो है ये है इम्परेटिव सेंटेंस। अभी हम सेंटेंस को समझेंगे, यानी जो सेंटेंस वर्ब से इस्तेमाल हो। ठीक है, तो उसको हम कैसे समझेंगे। देखिए ये कौन सा सेंटेंस हो रहा है, इम्परेटिव सेंटेंस है। तो अभी देखिए इस तरह से इम्परेटिव सेंटेंस किस तरह से हम बनाते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, लीव द बैग एट द गेट। ठीक है, लीव द बैग एट द गेट, यानी देखिए लीव द गेट एट द बैग। अब ये क्या हो गया, ये हो गया डायरेक्शन। यहाँ पे जो है हमें सजेशन दे रहा है। ठीक है, ये क्योंकि देखिए ये कह रहा है लीव द बैग एट द गेट, यानी ये जो बैग है इसको गेट पे छोड़ दो। यानी ये क्या दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा है। गेट जो है ये एक डायरेक्शन है, ठीक है, जगह बता रहा है। तो दूसरा सेंटेंस किस तरह से बनता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कम हियर। अब ये जो है ये आर्डर दे रहा है। ये इम्परेटिव सेंटेंस क्या कर रहा है, आर्डर दे रहा है। ठीक है, आर्डर दे रहा है। और तीसरा हम समझें, जैसे कि पुट इट डाउन। ठीक है, पुट इट डाउन। अब ये क्या है, कमांड है, यानी ये क्या है, कमांड है, यानी हुक्म दे रहा है। प्लीज़ क्लीन यूअर रूम। ठीक है, यानी इसका आप देखिए, अब ये क्या हो गई, रिक्वेस्ट हो गई। देखिए पहले आ गया लीव द बैग, अब ये भी जो है वर्ब है, और यहाँ पे ये कम है, ये भी वर्ब है। पुट इट ये भी जो है वर्ब है। प्लीज़ क्लीन, अब ये क्लीन क्या है, ये भी एक वर्ब है। तो इम्परेटिव सेंटेंस इस तरह से यूज़ होता है। तो पहले में डायरेक्शन है, दूसरा आर्डर है, तीसरा कमांड है, और 4 नंबर पे रिक्वेस्ट है। और हम मिसाल के तौर पर और सेंटेंस समझें। फॉर एग्जांपल कंसीडर वेजिटेबल, या फिर कंसीडर फ्रूट ओवर मीट। अब ये क्या है, यानी ये एडवाइस दे रहा है, यानी इसका मतलब है ये जो फ्रूट है आप इसके ऊपर गौर करें गोश्त से ज़्यादा, यानी गोश्त से की निस्बत से फ्रूट को जो है आप कंसीडर करो। तो ये क्या हो रहा है, ये जो है एडवाइस हो रही है। तो इम्परेटिव सेंटेंस इस तरह से होता है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इम्प्रूव गैस सप्लाई, यानी एडवाइस दे रहा है। ठीक है, गैस सप्लाई को इम्प्रूव करो। तो इस तरह से ये जो है वर्ब बना है इम्प्रूव। ठीक है, ये इम्प्रूव जो है ये इस तरह से वर्ब बना है। उम्मीद करता हूँ जी अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मुझे लगता है अब ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। देखिए आफ्टर इशूइंग वार्निंग आफ्टर वार्निंग, यानी एक वार्निंग के बाद दूसरी वार्निंग इशू होने के भी बाद भी टू द कंज्यूमर से, यानी जो सार्फिन है, फॉर द लास्ट सेवरल मंथ से, यानी काफ़ी माह से, द गवर्नमेंट ऑन ट्यूसडे थर्सडे tried to console at least domestic and industrial consumers of gas by declaring that they would get the supply uninterrupted during winter। ठीक है, सेंटेंस कुछ लंबा है तो हम इसको तोड़ के समझेंगे। ठीक है, देखिए यानी पहले हम इसका मतलब समझें, उसके बाद हम ग्रामर की पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, क्योंकि आज का जो सेशन है वो ग्रामर से भरपूर है। ठीक है, वोकेबुलरी भी है। तो जो भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो देखिए पहले समझते हैं, आफ्टर इशूइंग वार्निंग आफ्टर वार्निंग, यानी एक इतला के बाद दूसरा इतला जब से आ रहा है सार्फिन को काफ़ी माह से, तो गवर्नमेंट थर्सडे को ट्राइड, उसने कोशिश की, टू कंसोल एटलीस्ट डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स, यानी वो जो है कंसोल करे, यानी कंफर्ट दे, यानी उनको जो है फ़ायदा मिले, एटलीस्ट कम अज़ कम डोमेस्टिक घरेलू सार्फिन को, और इंडस्ट्रियल यानी सनतकारों को, कंज्यूमर्स को जो इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ का, ऑफ गैस। ऑफ ये क्या है, ये प्रीपोजिशन है। ठीक है, यानी वो जो गैस का जो है इस्तेमाल करते हैं। बाय डिक्लेयरिंग डेट, ये कह करके, डेट दे वुड गेट सप्लाई अनइंटरप्टेड, यानी वो जो गैस की सप्लाई देंगे वो अनइंटरप्टेड होगी, यानी उस मुसलसल चलती रहेगी, यानी उसमें जो है रुकावट नहीं आएगी ड्यूरिंग विंटर, सर्दियों के दौरान। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने वार्निंग दी है कि भाई वो क्या है कि जो गैस जो है वो मिलती रहेगी डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल सार्फिन को, ताकि उनको जो है कंसोल हो। ठीक है, यानी कंफर्ट मिले, आसानी मिले। तो उस हवाले से तो देखिए अभी हम ये
हमें जो है अब सब्जेक्ट और वर्ब को पकड़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये आफ्टर क्या है, ये कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ठीक है। आफ्टर से सेंटेंस शुरू हो रहा है, आफ्टर के बाद वर्ब की जो है इंग फॉर्म आती है। यहाँ पे देखिए इशू, अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पर आफ्टर इशू होता, अगर इस तरह से वर्ब लिखते हैं तो फिर ये सही नहीं होता, ठीक है। आफ्टर इशूइंग यानी इशूइंग वार्निंग, तो यहाँ पे जो रेड है ये जो है सब्जेक्ट है, क्योंकि कंजंक्शंस के बाद सब्जेक्ट नहीं होता है और सब्जेक्ट जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। देखिए टू जो है प्रेपोजिशन है, उसके बाद इसको टू को क्या चाहिए, नाउन या प्रोनाउन चाहिए, ये तो हमने पढ़ा है प्रेपोजिशन के बाद। अब ये भी इसका जो है सब्जेक्ट नहीं बन रहा है। फॉर द लास्ट सेवरल मंथ्स, ठीक है। अब सेवरल मंथ्स को भी ये भी नहीं बन रहा है, तो अब ये कामा आ रही है, तो ये कौन सा सब्जेक्ट है, ये कौन सा सेंटेंस है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, और उसके बाद हम जो है वर्ब जो है सिनोनिम्स देखेंगे वर्ड्स के, ठीक है, वोकैबुलरी देखेंगे। देखिए अब ये क्या है, यानी ये जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है, ये जो हमने पहले पढ़ा आफ्टर इशूइंग, ठीक है। मैंने आपको बताया ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि ये सब्जेक्ट क्यों बन रहा है, क्योंकि इससे पहले जो है कोई भी कंजंक्शन या प्रेपोजिशन नहीं आ रही है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, उसमें जो है एक जो है इंडिपेंडेंट क्लास होता है, दूसरा डिपेंडेंट क्लास होता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लास जो है वो स्टैंड कर सकता है अलोन, और डिपेंडेंट जो है उसको जो है इंडिपेंडेंट क्लास चाहिए। देखिए अभी वेन जो है ये कंजंक्शन है, वेन ही हैंडेड हिज असाइनमेंट, जब ने इसने अपनी असाइनमेंट दी, अब कामा आ रहा है, ठीक है। ही फॉरगॉट टू गिव द प्रिंसिपल द लास्ट पेज, अब वो भूल गया था कि लास्ट पेज जो है वो भी प्रिंसिपल को देना था, ठीक है। तो समझ रहे हैं, यानी इससे क्या लग रहा है, कंजंक्शन से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ये जो है ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ठीक है। अब देखिए और सेंटेंस हम समझें, ही वेंट आउटसाइड, वो बाहर गया, इवन दो इतना के इट वाज रेन, यानी बारिश थी, यानी बारिश होने के बावजूद भी वो जो है बाहर गया, इसका मतलब ये है। तो अब ये इवन दो ये क्या है, ये भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। वेन क्या है, ये भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ठीक है। तो अभी देखिए यानी ये इंडिपेंडेंट क्लास है, ये स्टैंड कर सकता है अलोन, यानी मिसाल के तौर पर यानी ही वेंट आउटसाइड, वो बाहर गया, तो अभी ये सेंस दे रहा है, ठीक है, इतना सेंटेंस हो सकता है। तो अगर ये कहा जाए भाई इट वाज रेन, अब इट वाज रेन बारिश थी, अब बारिश थी, यानी ये जो है स्टैंड अलोन नहीं कर सकता है, अब ये सेंटेंस जो है अलोन जो है सेंस दे भी रहा है, ठीक है। तो क्लासेस के ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाई है, अगर आपने वो नहीं देखें तो वो ज़रूर देखें, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए, तो एक और चीज़ समझने की है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। तो यहाँ पे देखिए जब वेन से सेंटेंस शुरू होगा, किसी भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से, खालिस वेन से नहीं, सिर्फ वेन से नहीं, कोई भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होगी, उससे जब सेंटेंस शुरू होगा तो उसके बाद फिर जो है कामा आएगी। देखिए यहाँ पे भी क्या आ रहा है, कामा आ रहा है, ठीक है। आफ्टर से सेंटेंस शुरू हो रहा है और फिर क्या आ रहा है, कामा आ रही है, उसके बाद जो है ये सेंटेंस शुरू हो रहा है दूसरा, ठीक है। यानी ये जो है डिपेंडेंट सेंटेंस है और ये जो है इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, यहाँ तक के, ठीक है। तो देखिए तो इसी तरह से इवन दो, यानी अब एक और बात है जो है, पहले अगर मिसाल के तौर पर जो है इंडिपेंडेंट सेंटेंस होगा, जिस तरह से ये आया है, और कोई भी जो है कंजंक्शंस नहीं आ रही, इवन दो यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पे हमें कामा नहीं देंगे। तो एग्जामिनर क्या करेगा, यहाँ पे जो है कामा देगा, अगर यहाँ पे हम कामा देंगे तो हमारा ये जो सेंटेंस है फिर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से तो हमें ये सेंटेंस यहाँ से कामा को हटाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जिस तरह से कामा लगी हुई है, तो क्यों लगी हुई है, क्योंकि आफ्टर से सेंटेंस शुरू हुआ है, और यहाँ पे जो है सेंटेंस में जो है कामा नहीं आएगी। अब जब यानी कंजंक्शन जब बाद में आएगा तो फिर सेंटेंस में जो है कामा नहीं आएगी। तो कुछ कंजंक्शन है जो मैं आपको नोट कराऊँ, यानी देखिए अभी यहाँ पे एक है अल्दो है, बिकॉज है, सिंस है, वाइल है, बिफोर है, आफ्टर है, इफ़ है, और भी हैं, ठीक है, यानी और भी जो है हैं। तो ये सारी क्या है, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और ये जब पहले आएगी तो हमें जो है सेंटेंस के बाद फिर जो है कामा लगेगी, और कामा के बाद जो है फिर दूसरा सेंटेंस शुरू होगा। उम्मीद करता हूँ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको सही समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे कि हम एक और सेंटेंस समझें, मिसाल के तौर पर अल्दो से सेंटेंस शुरू करेंगे, अल्दो ही ब्रोक हिज लेग, यानी ही स्टिल चीयर्ड फॉर हिज टीम फ्रॉम द साइड लाइन, ठीक है, फ्रॉम द साइड लाइन। देखिए अब देखिए अल्दो से हमने सेंटेंस शुरू किया, ये जो है अगर यहाँ पे अल्दो से सेंटेंस शुरू हुआ तो यहाँ पे देखिए कामा आएगी। अगर कामा एग्जामिनर यहाँ पे कामा को मिस करेगा और कहेगा सेंटेंस को करेक्ट करे, तो यहाँ पे जो है आपको क्या करना पड़ेगा, कामा देनी पड़ेगी, फिर आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और जब पहले हम इंडिपेंडेंट क्लास आए तो उसके बाद डिपेंडेंट जब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन बीच में आए तो फिर यहाँ पे कामा नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं आगे।
द कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी, अब यहाँ इसका सब्जेक्ट जो है कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी विच मेट विथ फेडरल प्लानिंग, जो मिली थी फेडरल प्लानिंग डेवलपमेंट के साथ, एंड इनिशिएटिव्स, और उसने जो और जो इकदाम हैं इनिशिएटिव मिनिस्टर, इस पे एक मिनट यस। तो जिस तरह से कैबिनेट मिनिस्टर मिली थी किससे, फेडरल प्लानिंग डेवलपमेंट के स्पेशल इनिशिएटिव मिनिस्टर, जिनका नाम ये है इन द चेयर यानी वो जो है चेयर कर रहा था, डिसाइडेड, तो उसने फैसला किया डेट डिस्पाइट प्रेशर ऑन द सिस्टम, यानी प्रेशर आ भी रहा है सिस्टम के ऊपर है, यानी जो किस चीज़ का सिस्टम, जो गैस की सप्लाई का है, ठीक है, गैस सप्लाई का, डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री सेक्टर्स वुड फेस नो डिसरप्शन, यानी जो घरेलू और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, यानी जो एक्सपोर्ट को ओरिएंटेड इंडस्ट्रियलिस्ट सनतकार हैं, वुड फेस नो डिसरप्शन, उनको कोई रुकावट नहीं मिलेगी इन द सप्लाई ऑफ गैस, यानी गैस की सप्लाई में, ठीक है। तो एक मतलब ये, अब इस सेंटेंस को हम मिसाल के तौर पर यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर नहीं भी पढ़ते हैं, देखिए यहाँ तक, तो यहाँ से पढ़ें, द कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी डिसाइडेड दैट, ठीक है, यानी उसने फैसला किया कि दे प्रेशर ऑन सिस्टम डोमेस्टिक एक्सपोर्ट और इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी उनको डिसरप्शन नहीं मिलेगी। तो इस तरह से भी हो सकता है। अब वो चीज़ क्या है, एक रिलेटिव क्लास है, ठीक है। तो रिलेटिव क्लास के भी बारे में हमने पढ़ा था, तो मैं आज आपको वो भी रिवाइंड कर रहा हूँ, लेकिन पहले मैं आपको ये बताऊँ इन द चेयर का मतलब क्या होता है। देखिए कुछ वोकेबलरी के वर्ड थे, जिस तरह से पहला था कंसोल। अब कंसोल जो है ये वर्ब है, इसका मतलब होता है कंफर्ट देना, ठीक है, सिंपैथी देना, सिंपैथी, और वर्ब है ये। और कंसोल एक नाउन भी है, वो आप बताएंगे तो उसकी नाउन में क्या मतलब होगी। यहाँ पे जो है ये कंसोल जो है वर्ब है, ठीक है। और दूसरा जो वर्ड है तो मिस अनइंटरप्टेड, अनइंटरप्टेड। अब ये एक एडजेक्टिव है। देखिए कंसोल का मतलब होना है कंफर्ट करना, आराम देना या सिंपैथी, हमदर्दी दिखाना। अनइंटरप्टेड का मतलब होता है ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है सिनोनिम से अनब्रोकन, ठीक है, यानी जिसमें रुकावट ना आए, कोई खलल ना आए, कांस्टेंट, नॉन स्टॉप, इंसेंसेंट काफ़ी अच्छा वर्ड है, ये जो है एग्जाम में भी आया था। तो इसका मतलब है ये एडजेक्टिव है, ठीक है। और कंसोल जो है ये वर्ब है, और कंसोल नाउन भी होता है, लेकिन वो आप बताएंगे, ठीक है, कंसोल नाउन। तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बता सकेंगे कि कंसोल नाउन जो है वो क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। और इन द चेयर जो वर्ड है ये भी नाउन है। जब कोई भी बंदा इन द चेयर होता है, यानी वो जो है अगवाई कर रहा है मीटिंग को, या कोई डिबेट है या कोई भी प्रोग्राम है उसको जो है अगवाई कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए इन द चेयर, ठीक है, यहाँ पे जो लिखा हुआ था इन द चेयर में। और दूसरा वर्ड है जिस तरह से ये देखिए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। अब इसका मतलब क्या होता है, मिसाल के तौर पर देखिए, यानी रिजल्ट ओरिएंटेड, ठीक है, इस तरह से भी कहते हैं रिजल्ट ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड। और एक मिनट, अब ये जो रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, यानी ये एक प्रोग्राम है लेकिन ये माना खेज है, नतीजा खेज है। तो यहाँ पे देखिए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड लिखा हुआ है, यानी जो एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो अब और मिसाल के तौर पर और मैं क्लियर करूँ आपको, ब्लैक ओरिएंटेड, ठीक है, जिस तरह से लिखा आता है, जिस तरह से भाई ब्लैक ओरिएंटेड कलर, इस तरह से आता है ब्लैक ओरिएंटेड कलर, ठीक है, कोई भी कलर है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, ब्लैक ओरिएंटेड, यानी ये ब्लैक ओरिएंटेड कलर प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है। जिस तरह से हेयर के लिए होता है विजन होता है, या कोई भी कलर होता है, तो हेयर यानी ब्लैक ओरिएंटेड, इसका मतलब ये हुआ यानी इसमें और भी कलर्स हैं, ठीक है, लेकिन ये जो ब्लैक है इसकी जो तादाद है वो इसमें ज़्यादा है, यानी जो ब्लैक की तादाद ज़्यादा है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, यानी जो एक्सपोर्ट करते हैं लेकिन कुछ रखते भी हैं, ठीक है, यानी ब्लैक ओरिएंटेड ऐसे समझे, ठीक है, ब्लैक ओरिएंटेड यानी इसमें और भी कलर हैं लेकिन इसमें जो है ब्लैक कलर की तादाद जो है वो ज़्यादा है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये अब आपको समझ में आ गया होगा, इतना कोई ख़ास मुश्किल नहीं है। आगे चलते हैं। इट इज़ अंडरस्टूड, ये समझने की बात है, दैट गैस कंजप्शन इंक्रीज, जिस तरह से गैस की कंजप्शन इंक्रीज़ होती है, ठीक है, मैनी फोर्स यानी बहुत मरतबा, ड्यूरिंग विंटर सर्दियों के दौरान, रिजल्टिंग इन नतीजतन लो प्रेशर एंड फोर्स, लो प्रेशर यानी नतीजतन क्या होता है, लो प्रेशर, उसका प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। यानी ये समझ की बात है, जब कंजप्शन इंक्रीज़ होगी सर्दियों में तो उसकी जो प्रेशर है यानी वो जो है कम हो जाएगी, ठीक है। और इट ये क्या है, ये डमी सब्जेक्ट है, ठीक है। एंड फोर्सिंग द अथॉरिटीज़ है, और फिर अथॉरिटीज़ को फोर्स किया जा रहा है टू ऑप्ट फॉर लोड मैनेजमेंट, यानी आप जो है चूज़ करें लोड की मैनेजमेंट को, यानी जो है किस तरह से उसके प्रेशर को देखा जा सकता है, ठीक है। ऑप्ट फॉर के बारे में बताऊंगा, ठीक है। बट इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन ये जो है जिम्मेदारी है ऑफ द गवर्नमेंट की, टू टेक मेजर्स यानी वो कदम उठाए, टू मिटिगेट सफरिंग्स ऑफ पीपल, यानी वो जो है लोगों की का जो है सफरिंग्स को, परेशानी को कम करे, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए ये डमी सब्जेक्ट है, इट इज़ अंडरस्टूड द गैस कंजम्पशन इंक्रीजेज। अब इसका जो मेन सब्जेक्ट है वो कौन सा है, इसका जो सब्जेक्ट है वो गैस है, ठीक है, इसका जो सब्जेक्ट है वो गैस है, समझ गए। यानी गैस की जो कंजम्पशन है, वो जो खपत है वो इंक्रीज़ हो रही है मैनी फोल्ड्स, बहुत मरतबा विंटर में। तो रिजल्ट में क्या हो रहा है, प्रेशर जो है वो कम आ रहा है। तो इसीलिए अथॉरिटीज़ फोर्स कर रही हैं कि लोड की मैनेजमेंट को आप देखें और जो है लोगों की सफरिंग्स को कम किया जाए जिस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब इट आया है, तो मैनी पोस्ट टू आफ्ट। अब टू आफ्ट का मतलब क्या हो, देखिए आफ्ट फार एक वर्ड है, जो ये भी वर्ब है, और दूसरा इस तरह से एक आफ्ट फार इस्तेमाल होता है, दूसरा आफ्ट अगेंस्ट इस्तेमाल होता है। यानी इसका मतलब हो गया, इसका मतलब क्या होगा, यानी चूज़ करना, ठीक है, चूज़ करना, कोई भी चीज़ है उसको जो है चूज़ करना यानी करना, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, आस्क जब अगेंस्ट में आ जाए तो इसका मतलब होता है यानी नॉट टू टेक, ठीक है, नॉट टू टेक पर्टिकुलर जो है कोर्स, कोई भी काम जो है, ठीक है, नॉट टू टेक पर्टिकुलर कोर्स, कोई भी जो काम है आप वो जो है नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, देखिए आफ्टर लॉट ऑफ थॉट, बहुत सोच के बाद, आई ऑप्टेड अगेंस्ट बाइंग अ ट्रक, यानी मैंने सोचा अब मुझे ट्रक जो है वो नहीं खरीदनी है, ठीक है। इसका मतलब हो गया आफ्टर अगेंस्ट, नहीं यहाँ पे दो मतलब, आई ऑप्टेड, एक मिनट यहाँ पे फार लगाना चाहिए, ठीक है, ऑप्टेड फार, ठीक है, अब सही। आई ऑप्टेड फॉर बाइंग अ ट्रक, यानी बहुत सोचने के बाद मैंने सोचा अब मैं ट्रक को खरीद ही लेता हूँ, ठीक है। आफ्टर लॉट ऑफ थॉट आई ऑप्टेड अगेंस्ट बाइंग अ कार, ठीक है। यानी आप देखिए, यानी सोच के बाद मैंने जो कहा भाई अब जो है मुझे ट्रक लेनी चाहिए, और बहुत सोच के बाद मैंने मैंने ये चूज़ किया अब मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। कौन सा काम नहीं करना चाहिए, कार को नहीं खरीदना चाहिए। नॉट टू टेक ए पर्टिकुलर कोर्स, ठीक है, कोई भी काम जो है कोर्स, इसका मतलब ये, ठीक है। यानी अब मैंने सोचा है कि मैं इसको नहीं करूँगा। तो आफ्ट फार इस तरह से इस्तेमाल होता है, आफ्ट अगेंस्ट इस तरह से। अभी यहाँ पे देखिए आफ्ट फार इस्तेमाल हुआ है लोड मैनेजमेंट को, यानी लोड मैनेजमेंट को आप जो है चूज़ करें किस तरह से मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आफ्ट फार आया है, आफ्ट फार, बट इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक मेजर्स टू मिटिगेट, ये हमने पढ़ा था। वी हैव बिन एम्फेसाइजिंग, यानी हम जो है जोर देते आ रहे हैं इन दीज कॉलम्स दैट इंस्टीड ऑफ सेंसिटाइजिंग पीपल अबाउट इम्पेंडिंग शॉर्टेज, यानी इन चीज़ों के ऊपर बजाय कि हम लोगों को जो है महसूस कराएं इम्पेंडिंग शॉर्टेज, यानी जो आने वाली शॉर्टेज है यानी कमी, इम्पेंडिंग यानी आने वाली, यानी हम जो इस चीज़ के ऊपर जोर दे रहे हैं और लोगों को महसूस करा रहे हैं ताकि जो है आने वाली कमी को देखा जाए। द अथॉरिटीज़ कंसर्नड, ये जो अथॉरिटीज़ कंसर्नड है मुतल्लिका हुकाम है, शुड फार्म अप अरेंजमेंट्स, ये यानी अरेंजमेंट्स को, बंदोबस्त को बेहतर करे, टू इंक्रीज सप्लाई गैस, और बढ़ाए सप्लाई ऑफ गैस, गैस की सप्लाई को, एज द प्रेसिडेंट एग्जिस्टेड, जिस तरह से ये एक मिसाल जो है मौजूद है, द प्रेसिडेंट एग्जिस्टेड व्हेन द प्रीवियस गवर्नमेंट वाज एबल टू मीट रिक्वायरमेंट, जिस तरह से पिछली गवर्नमेंट जो है वो इस काबिल थी, जो भी ज़रूरत थी उसको मीट किया जा रहा था, ऑफ ऑल कंज्यूमर से, सारे जो सार्फिन है, थ्रू आउट द ईयर इंक्लूडिंग विंटर, पूरा साल सर्दियों के दौरान भी, ठीक है। यानी इसके कहने का मतलब है हम इस चीज़ के ऊपर जोर देते आ रहे हैं, ठीक है, ताकि लोगों को इस चीज़ का पता होना चाहिए इम्पीडिंग शार्टेज का, और मुतल्लिका हुकाम इस चीज़ को इंक्रीज़ किया जाए सप्लाई ऑफ गैस को, जिस तरह से पुरानी मिसाल मौजूद है प्रीवियस गवर्नमेंट की, जो उसने जो है शार्टेज को विंटर में जो है कम जो है देखा था और किस तरह से मैनेज किया गया था। तो इस ऐसे ये कह रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये है। तो यहाँ पे जो कुछ वर्ड्स है वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो देखिए अभी एम्फेसाइजिंग, अब यहाँ पे देखिए वी हैव बीन एम्फेसाइजिंग, इसका मतलब है यानी ये जो है चला आ रहा है, पहले भी आ रहा था और पहले बाद में भी आ रहा था, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। वी हैव बीन एम्फेसाइजिंग, देखिए अब इसका मतलब क्या है, आई हैव बिन रीडिंग बुक, ठीक है, सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह से मैं किताब को पढ़ता आ रहा हूँ, यानी अभी सुबह ख़त्म नहीं हुई है, पहले भी पहले यानी काफ़ी अरसे से पढ़ रहा हूँ, अभी सुबह चल रही है। इसका मतलब ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस, ठीक है। एक मिनट में लिख लेता हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस
कंटिन्यूअस। ठीक है, ये स्पेल नहीं कर दूँ। ये कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो उसमें जो है क्या आता है, हैव बिन का यूज़ होता है। ठीक है, हैव बिन का यूज़ होता है जब आई वी यू दे के साथ। अगर सिंगुलर होगा, मिसाल के तौर पर अगर कोई जिस तरह से शी, अगर ये शी लिखा जाएगा, देखिए एक मिनट, शी हैज़ बिन डूइंग वर्क या फिर शी हैज़ बिन डूइंग वर्क। ठीक है, सिंस मॉर्निंग, तो शी होगा या फिर ही होगा, कोई भी सिंगुलर नाउन थर्ड पर्सन होगा या फिर इट होगा तो उसके साथ हैज़ आएगा, और इसके साथ आई वी यू दे होगा तो फिर हैव आएगा। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा है, लेकिन इसको फिर भी रिपीट कर रहे हैं। तो अभी देखिए, तो समझ गए। ठीक है, शी के साथ हैज़ बिन आएगा, आई के साथ हैव बिन आएगा। तो यानी कौन जो एम्फेसाइज कर रहा है वही है बिन, हम लोग, तो इसका जो सब्जेक्ट है वही बन रहा है। ठीक है, ये है बिन एम्फेसाइजिंग, यानी किसी चीज़ के जोर ऊपर जोर देना। ठीक है, और दूसरा है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? प्रेसिडेंट का मतलब होता है मिसाल। कोई भी मिसाल होती है ना, मिसाल के तौर पर देखिए प्रेसिडेंट। ठीक है, एक मिनट, प्रेसिडेंट। अब ये जो है इसका मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल, यानी कोई जो है एग्जाम्पल या फिर इंस्टेंस, ठीक है, या फिर केस, उसको कहते हैं प्रेसिडेंट। और ये जो है क्या है? नाउन है। प्रेसिडेंट क्या है? नाउन है। ठीक है, ये प्रेसिडेंट एग्जिस्टेड, यानी जो मौजूद है पहले ही। तो ये जो प्रेसिडेंट है इसका जो है ये नाउन है, और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यानी मिसाल या फिर नज़ीर, कोई भी। ठीक है, तो एग्जाम्पल, इंस्टेंस, ये इसके सारे सिनोनिम्स हैं। तो आगे चलते हैं। डोमेस्टिक कंज्यूमर्स मस्ट गेट प्रायोरिटी, यानी डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को मिलनी चाहिए प्रायोरिटी, यानी इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। एज ए मेजॉरिटी ऑफ देम कांट अफोर्ड एलपीजी, जैसे उनमें से ज़्यादातर जो है एलपीजी को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। डोमेस्टिक यानी जो घरेलू सार्फिन है उनको प्रायोरिटी दी जाए, ताकि वो जो है अफोर्ड नहीं कर सकते हैं एलपीजी को, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये उसका। ठीक है, यानी उसको जो है नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। द रेट्स ऑफ विच, जिसके जो रेट्स हैं गो अप, वो जा रहे हैं अलार्मिंगली, यानी ज़्यादा, ड्यूरिंग विंटर के दौरान। यानी इसका कहने का मतलब है डोमेस्टिक फार्मिंग को प्रायोरिटी दी जाए, क्योंकि वो जो है भाई एलपीजी को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और जिसके जो रेट्स हैं वो ज़्यादा जा रहे हैं। ठीक है, किस चीज़ के रेट्स जा रहे हैं? एलपीजी के रेट्स जा रहे हैं, एलपीजी के। ठीक है, रेट्स। अब यहाँ पे जो गो अप आया है, यहाँ पे देखिए गोज अप क्यों नहीं आया है? क्योंकि यहाँ पे जो रेट है ये प्लूरल है, तो उसकी जो वर्ब है वो गो होगी। ठीक है, द रेट्स ऑफ विच गो अप, गोज अप जो आ जाएगा तो फिर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मॉडल है, मॉडल। अब ये जो होता है मॉडल, कोई भी होता है वो जो है फर्स्ट फॉर्म ही लेता है। ठीक है, यानी कोई भी अगर मॉडल है, मिसाल के तौर पर कोई भी मॉडल है, ठीक है, तो हम जो है देखिए मस्ट है, शुड है, ठीक है, आर्ट है, वुड है, या फिर जो कुड है, कैन है, ये सारे क्या लेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे, वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म। ये जो है थर्ड नहीं, यानी ही मस्ट गो टू होम, यानी इसको घर जाना चाहिए। दे शुड गो टू स्कूल। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे देखिए गो आया है, यहाँ पे अगर मिसाल के तौर पर थर्ड फॉर्म आ जाएगा कोई भी, गान, ठीक है, या फिर वेंट, तो वो जो है सेंटेंस गलत हो जाएगा। और यहाँ पे मस्ट होगा, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा? फर्स्ट फॉर्म लेना पड़ेगा। और यहाँ पे मस्ट भी नहीं होता है। ठीक है, इस तरह से भी सेंटेंस नहीं होता है। तो यहाँ पे ये जो गेट है ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड गार्टन थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये जो है मॉडल के जो मॉडल हमने पढ़े थे उसमें इसको हमने कवर किया था। ठीक है, तो चलते हैं आगे चलते हैं। लोड मैनेजमेंट, यानी लोड की जो मैनेज किया जा रहा है किस वक्त, यानी उसके जो गैस सप्लाई शार्टेज को किस तरह से मैनेज किया जाए, उसको लोड मैनेजमेंट कहते हैं ना। इज़ अ टेम्पररी सॉल्यूशन, यानी ये जो है एक आर्जी हल है। एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग इज एसेंशियल, यानी बड़े लंबे अरसे तक की जो है मनसूबाबंदी करनी लाजिम है। टू गेट रिड ऑफ द मेनस ऑफ गैस शार्टेज, ताकि इस जो है गैस शार्टेज के मेनस से जो है बचा जा सके। अब मेनस का मतलब होता है यानी परेशानी कर देने वाली बात। ठीक है, उसको कहते हैं मेनस, यानी खतरा, परेशानी। ठीक है, तो उससे जो है रिड हासिल हो जाए, यानी टू गेट रिड, उससे छुटकारा मिल जाए। और ये एसेंशियल क्या है? ये एसेंशियल जो है एडजेक्टिव है। तो ये हमने एडजेक्टिव भी पढ़ा था, लेकिन ठीक है,
तो एडजेक्टिव्स है, जो ये जो है एडजेक्टिव है, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। और आज जो है काफ़ी अरसे के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि कुछ काम की वजह से। तो इंशाल्लाह अब और भी जो है वीडियोस अपलोड करेंगे जनरल नॉलेज करंट अफेयर के भी, ताकि जो है स्टूडेंट्स नहीं आए हैं वो उनको बेनिफिट हासिल हो सके और जो पढ़ रहे थे इस चैनल पे उनको भी बेनिफिट हो सके। तो मेनस जो है वर्ड, इसका मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बताऊँ। और जो नए चैनल पे आए वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब और वीडियोस बने तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो भी अंग्रेज़ी की तलाश में है और सीखे, क्योंकि जो भी स्ट्रगल्स कर रहे हैं उनको ये चैनल काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, तो देखिए मेनस ये नाउन है, इसका मतलब है रिस्क, डेंजर, पर्ल, हेजर्ड, लूम और काफ़ी अच्छा वर्ड है। ठीक है, यानी खतरा, परेशानी। ठीक है, उसको कहते हैं मेनस। और मेनस जो है वर्ब भी होती है, तो वो मैं चाहूँगा आप जो है कमेंट बॉक्स में उसके ऊपर सेंटेंस बना के भेजें। और जो कुछ इसमें रह भी गया है ग्रामर की पॉइंट, तो उसको हम इंशाल्लाह और वीडियोस में कवर करेंगे। तो मैं चाहूँगा जो चैनल पे नए आए हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब और शेयर दें, ताकि जब आप शेयर करेंगे तो ये चैनल और भी ग्रो होगा। और मैं जिस तरह से पढ़ा रहा हूँ तो और भी दिलचस्पी से आपको वीडियोज़ बना के इंशाल्लाह दूँगा। तो ताकि और भी जब वीडियोज़ बनाऊँगा तो फिर उनका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। तो अगले वीडियो तक खुदा हाफिज़। थैंक यू।